डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी कहानी सुनाना चाहूँगा। ये मेरी जीवनी है, यानी कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। जब मैं पैदा हुआ था, मेरे दादाजी ने मेरा नाम रोशन रखा था और रोशन सिर्फ मेरा नाम है, मेरी ज़िंदगी में ज़रा भी रोशनी नहीं थी। जब मैं पैदा हुआ था, मेरे पिताजी की जॉब चली गई थी। वो एक कंपनी में काम किया करते थे, वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद मेरे पिताजी को ऐसा लगने लगा था कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ सब कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उनका मानना था कि घर में संतान हुई है और जब भी घर में कोई बच्चा होता है तो किस्मत चमकती है, इसीलिए मेरा नाम रोशन रखा था। लेकिन मेरे पिता को लगता था मेरे पैदा होने के कारण उनकी नौकरी गई है। कुछ सालों तक वो ये महसूस करती रहे, लेकिन अपना बेटा तो अपना बेटा ही होता है ना। फिर वो मुझसे प्यार करने लगे। मेरी माँ ने बचपन की ये बातें मुझे बताई थी। जब मैं 7 साल का था, मेरे दादाजी की मौत हो गई और मैं दादाजी को आज तक मिस करता हूँ। उसके बाद मेरी ज़िंदगी पढ़ाई में लग गई और मैं पढ़ने की जितनी भी कोशिश करता, पता नहीं मेरा नाम ही रोशन है, मेरे दिमाग में वो रोशनी जलती ही नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी 40 नंबर मेरे आ जाया करते थे और मैं पास हो जाया करता था। मेरा दिमाग चलता था चालाकियों में और कामों में। जैसे पढ़ाई में मेरे नंबर नहीं आते थे, लेकिन कोई भी काम मुझे कह दो मैं बड़ी आसानी से कर देता था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा दिमाग प्रैक्टिकल में काम करता था, रिटर्न कामों में बिल्कुल नहीं चलता था। जब मैं 21 साल का हुआ था, मैंने बस अपने घर वालों के पैसे ही लगाए थे। पढ़ाई में खर्च ही होता है, कमाया 1 रुपया तक नहीं था। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे नहीं कहा, लेकिन मुझे लगने लगा था अब पैरों पर खड़े होने का समय हो गया है, इसलिए बड़े शहर की तरफ प्रस्थान करना होगा। मैं उस छोटे शहर को छोड़कर बड़े शहर की तरफ निकल पड़ा था। मैंने अब तक जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जिससे घर वालों का नाम रोशन हो जाए। मैं जब नए शहर में पहुंचा था, सबसे पहली परेशानी थी काम को ढूंढना। लेकिन मैं एक कपड़ों की दुकान पर काम करने लगा। मुझे पता था इसमें ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन कुछ पैसे तो आएंगे ना, कुछ गुजारा तो कर पाऊंगा, दिमाग खुलेगा, उसके बाद मैं काम बदल दूंगा। लेकिन अभी काम करते हुए 10 ही दिन हुए थे। सुबह सुबह 8 बजे उस दुकान पर जाना होता था और जब मैं उस दुकान की तरफ जा रहा था तब मैंने देखा 2 चेन स्नेचर्स जो कि बाइक पर जा रहे थे और एक बूढ़ी औरत के गले से चेन खींचकर भागने वाले थे। और मैं तो उन्हें पकड़ना भी नहीं चाहता था, बस उनके सामने था। उनसे बचने के लिए मैं दीवार से सट गया और वो बाइक मुझसे बचाने के लिए दूर ले जाने लगे और खुले हुए गटर के ढक्कन में उनका वो टायर फंसा और वो बाइक पलट गई। जब वो गिरे हुए थे, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे कि इससे वो डर गए। उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ। मैंने बस उन्हें पकड़ लिया था और जब पुलिस वाले आए, क्योंकि वहाँ पर बाकी सब औरतें थी, सिर्फ मैं ही मर्द था, इसलिए उन्हें जकड़ रखा था और पुलिस वाले मेरी तारीफ करने लगे। अखबार में मेरी फ़ोटो छपी थी और पहली बार मेरे पिता ने कहा था, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। मुझे पता है इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, मैंने कोई खास काम किया नहीं, लेकिन शायद मेरी किस्मत ने मुझे रोशन कर दिया था। अब मैं काम तो करता जा रहा था, लेकिन कभी मुझे महसूस होने लगता जैसे मेरी किस्मत खराब है, कभी लगने लगती जैसे किस्मत बहुत अच्छी है। जिस कपड़े की दुकान पर मैं काम कर रहा था वहाँ आग लग गई। अब आग लग गई थी तो वहाँ बहुत नुकसान हुआ और उन्होंने काम करने वालों को निकाल दिया। मुझे भी निकाला गया। अब नया काम ढूंढना था। जब मैं नया काम ढूंढने के लिए शहर में घूम रहा था, वहाँ किसी का पर्स मिला जिसमें 5,000 रुपये थे। अब कोई भी आईडी कार्ड नहीं था, मैं वो पर्स किसे देता। 5,000 रुपये मैं खर्च करने लगा।
अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं खुद की किस्मत को खराब कहूँ या अच्छी कहूँ, लेकिन फिर भी कटे जा रही थी। उसके बाद मैं एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास काम करने लगा जो हाथ देखा करता था, और मैं उस दुकान के बाहर खड़ा होकर लोगों को अंदर बुलाया करता था। भीड़ भाड़ वाले उस बाजार में कई लोगों को खींचकर दुकान के अंदर ले आता, वो हाथ दिखाते और वो पंडित 100 से 150 रुपए लेता और मैं भी कुछ कमा लेता। वो मुझसे खुश था, मैं उससे खुश था। इस तरह से हम दोनों का काम होता जा रहा था। लेकिन पता नहीं मेरी बुरी किस्मत थी या उसकी बुरी किस्मत थी। उसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और उसे इस शहर को छोड़कर 1-2 महीने के लिए जाना था। अब वो जा चुका था, मेरी कमाई का साधन फिर से खत्म। मुझे हाथ देखना नहीं आता था, एस्ट्रोलॉजर तो वो था। अब नया काम ढूंढने की तैयारी शुरू हो गई। मैं सोचने पर विवश हो गया था, क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में? क्या मेरे दादा ने सच में मेरा नाम रोशन रखा था, या वैसे ही वो मजाक कर रहे थे, उनके मुंह से निकला और सबने रोशन समझ लिया? किस्मत तो रोशन नहीं है मेरी। अब मैं एक ऐसी दुकान पर काम करने लगा था जो मसाले बेचा करते थे। वहाँ मैं भी मसालों को पैक करता और मुझे पता चला कि मुझे इन चीज़ों से एलर्जी है। जब मैं मसालों को पैक करता मुझे छींकें आना शुरू हो जाती। मैं छींकता रहता और उनके ग्राहक टूटने शुरू हो गए। कई ग्राहकों ने देखा था कि जब मैं मसाले पैक करता हूँ तो छींकता रहता हूँ। जब आप छींकते हैं तो मुंह से थोड़ा पानी भी निकलता है। अब वो थोड़े मसाले गीले क्या हो गए, उन्होंने कहा हम जूठे मसाले इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उस दुकान के मालिक ने मुझे उस दुकान से निकाल दिया। फिर से मैं खाली हो गया था। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। जितने पैसे आते थे वो तो किराए के चले जाते थे, घर का राशन लाने में चले जाते थे। फिर भी मेरी किस्मत जैसे मुझे भूखे मरने नहीं दे रही थी। अब मैं नया काम ढूंढने लगा और इस बार एक ऐसे आदमी के पास काम ढूंढने के लिए गया जिसने मुझे सबसे बढ़िया काम दिया। उसने मुझे रिकवरी का काम दिया था। वो आदमी फाइनेंस पर डेली बेस पर पैसे दिया करता था, यानी कि वो लोगों को 5,000 से 10,000 रुपए देता और रोज़ के 100-100, 200-200 रुपए उनसे लेता। इस तरह वो 10 से 12% का ब्याज लिया करता था और मैं उसकी रिकवरी करने के लिए बाइक पर पैसे लेने के लिए लोगों के पास जाता। पूरा दिन मुझे घूमना पड़ता और तनख्वाह अच्छी थी। वो आदमी भी बहुत अच्छा था। कई बार कई लोग मुझे पैसे नहीं दिया करते थे और मैं घबरा जाता था कि मालिक गुस्सा करेंगे, लेकिन जब मैं उसके पास जाता वो कहने लगता, लोग ऐसे ही हैं, पैसे ले लेते हैं वापस नहीं करते, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गुस्सा दिखाना था। फिर भी तुम अभी बच्चे हो, काम धीरे धीरे सीखोगे और ये काम तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तब भी मुझे लगा था कि मेरा काम अच्छा चल जाएगा और शायद किस्मत मुझे यहीं तक लाना चाहती थी। लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है वो आपको कभी पता नहीं लगता। आपकी किस्मत हर बार पलटती रहती है, बदलती रहती है, समझाती रहती है कि भरोसा मत करो बातों पर, मैं नखरीली हूँ, बदलती रहूँगी। वो फिर से बदल चुकी थी। अब मैं रिकवरी करने के लिए जब उन दुकानों के पास, उन रेहड़ियों के पास जाया करता था और उनके मालिकों से पैसे मांगा करता था, उन्हें लगता था कि ये फाइनेंस का काम मेरा है, मैं इतना अमीर हूँ। और वो जो मालिक था ना, उसने मुझे गिफ्ट भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी थी। उसने मुझे एक ऐसी चेन दी थी जो नकली गोल्ड की थी लेकिन लगती असली जैसी थी। अंगूठियाँ नकली सोने की थी, लगती असली जैसी थी। वो कहता इन सबको पहन कर जाया करो, अमीर लगने चाहिए, क्योंकि तुम अमीर लगोगे तो सामने वाला डरेगा। अब उन अंगूठियों को, उन सोने की चेन को पहनकर मैं जाया करता और हर दुकानदार को लगता जैसे कि मैं ही वो अमीर हूँ जो इनको पैसे देता हूँ, और वो सामने भी हमेशा मुझे ही किया करता था। इस तरह 100-100, 200-200 रुपये इकट्ठा करके मेरा वो बैग भर जाया करता था। जब मैं वापस आकर पैसे जमा करवाया करता उसमें कई बार 1-1 लाख रुपए तक होते। और बड़ी कमाल की बात थी, वो मालिक हर रोज़ कितने पैसे कमाया करता था लेकिन कंजूस ज़रा भी नहीं था। मैंने सुना था अमीर लोग कंजूस होते हैं, लेकिन वो हर रोज़ मुझे 500-1000 रुपये वैसे ही टिप के तौर पर दे दिया करता। इस तरह यहाँ पर कमाई काफ़ी अच्छी हो रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। लोगों की नज़रों में खटकने लगा था मैं। अब मैं कुछ ऐसे लोगों के पास पैसे लेने के लिए जाता था जो खुद को तांत्रिक बाबा कहा करते थे।
अब ये तांत्रिकों की कई दुकानें शहर के बाहर बनी हुई थी जो 5 मिनट में 10 मिनट में समाधान किया करते थे। अब उनसे भी मैं पैसे लेने जाता था। वो डराने की कोशिश करते थे, जादू दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं उन्हें कहता पैसे लिए हैं वापस तो करने होंगे। मैं तुम्हें कोई हफ्ता देने को थोड़े कह रहा हूँ, जो पैसे उधार लिए हैं वापस करने होंगे, वो दो। वो मुझसे बहस करने लगते और वो तांत्रिक मुझसे परेशान हो चुके थे। मुझे नहीं पता उनमें से वो कौन था जो मुझसे बदला लेना चाहता था, लेकिन रात के वक्त जब मैंने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे, एक सुनसान सड़क से मैं जा रहा था। मुझे सामने एक बड़ा सा कंबल ओढ़े हुए आदमी दिखा और वो आदमी कोई तांत्रिक सा लग रहा था। उसके पाँव में बड़े बड़े कंगन डले हुए थे। उसने अपने सर के ऊपर कुछ अजीब सा मुकुट पहन रखा था, हाथ में बड़ा सा डंडा जिसमें नींबू लटके हुए थे। भले ही उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन मैं समझ पा रहा था वो कोई तांत्रिक बाबा है। अब उसने मेरी बाइक को रोकने की कोशिश की। मैं जानता था वो पैसे लूटने की कोशिश करेगा। मैंने बैग जो कंधे में पहन रखा था उसे पीठ के पीछे की तरफ कर लिया, लेकिन उसके हाथ में वो डंडा था। वो डंडा घुमाने लगा। बाइक बड़ी मुश्किल से मोड़ पाया था, लेकिन सही जगह रोक ही नहीं पाया। वो बाइक थोड़ी सी नीची हो गई, जिस कारण घिसटने लगी और मैं भी वहीं पर गिर गया। वो तांत्रिक मेरे पीछे डंडा लेकर पड़ गया था। मुझे पैसे बचाने थे, मैं क्या करता। जल्दी से मैं बाइक खड़ी करने लगा और उसके बाद उसने उस बैग पर हाथ मारा। 1 लाख से ज़्यादा रुपए थे और अगर मालिक को ये पता चलता किसी ने चोरी कर ली है, शायद वो मुझे काम से निकाल देते। मेरी किस्मत आज पहली बार मेरे हाथ में थी। अमूमन गलती मैं करता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाता। आज जी जान लगा दूंगा, लेकिन बैग छीनने नहीं दूंगा। मैं बाइक जल्दी से स्टार्ट करके निकलने ही वाला था। उसने घुमाकर मेरी पीठ पर जो डंडा दिया, मेरी चीख निकल गई, मेरी आह अंदर से निकली थी। उसने बैग पर जैसे ही झपट्टा मारा, मैं बाइक को तेज़ करने वाला था। मैंने घुमाकर वो कोहनी उसके माथे पर मारी और गरड़ की जो आवाज़ आई थी, ये उसकी हड्डी चटकने की थी। उसके बाद उसने बैग को छोड़ा और उसका गुस्सा बढ़ गया था। डंडा उसके हाथ से छूटा और उसने अपने उस हाथ से मेरे बालों को पकड़ लिया। अब उसने इतनी ज़ोर से मेरे बालों को पकड़ा था, मैं बाइक खींच नहीं पा रहा था, लेकिन किसी तरह से मैंने एक्सेलरेटर दिया और पहले गियर पर बाइक जो भागी, उसकी उंगलियों में मेरे बाल फंसे रह गए थे। मेरी फिर से आह इस बार दिल से निकली थी। दर्द बहुत हुआ था सर से, क्योंकि इतने मोटे बालों का गुच्छा वो खींच कर ले गया। पैसे बचा लिए थे मैंने। बाइक इतनी तेज़ की मैंने, इतनी तेज़ की, रुका ही नहीं, सीधा उस ऑफिस में पहुंचा था। रात के वक्त मालिक वहीं पर बैठे हुए थे और वो टेबल पर बैठे मेरा ही इंतज़ार कर रहे। जब मेरे माथे के ऊपर वाले हिस्से के बाल उन्हें नहीं नज़र आए तो वो हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे और मैं मुड़कर चल रहा था, थोड़ा सा कुबड़ निकाल कर, क्योंकि पीठ पर वो घुमावदार डंडा जो पड़ा था ना, उसका दर्द अभी भी हो रहा था। मालिक ने पूछा क्या हुआ। मैंने सब कुछ बयां कर दिया। मालिक खुद हैरान थे, मेरी बहादुरी से खुश थे। उन्होंने वो पैसे मुझसे लिए और कहा, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने बालों की कुर्बानी दे दी, तुमने पीठ की कुर्बानी दे दी और मज़ा आया। एक वार तुमने उसके माथे पर भी किया, पैसे फिर भी बचा कर ले आए। तुम बहादुर हो, सच में रोशन नाम है तुम्हारा, घर वालों का नाम रोशन कर दोगे एक दिन। उस रात मुझे बहुत खुशी हुई थी। ऐसा लगा था किसी ने तो पहचान लिया मेरे अंदर का इंसान। लेकिन अगली सुबह जब मैं काम पर पहुंचा, मालिक के बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, सर पर भी चोट, पीठ पर भी चोट, उनकी बाजू की हड्डी टूटी हुई थी। मैंने उनसे पूछा आखिर उन्हें क्या हुआ। उन्होंने बताया जब वो पैसे लेकर घर जा रहे थे, रास्ते में 2-3 चोरों ने उनके हाथ से वो पैसे छीनने की कोशिश की। तब उन्होंने भी बहादुरी दिखाई और उनसे पैसे छीनने की वो भी कोशिश करते रहे। हाथापाई इतनी ज़्यादा हुई कि उन्होंने डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद पकड़ पकड़ के पीटा और पैसे भी ले गए। अब मालिक बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उनका कहना था कि वो ये काम ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते, इसमें काफ़ी खतरा होता है। जिनको पैसे देते हैं वो लूटने के लिए भी कभी कभी आ जाते हैं और कौन लूट गया पता भी नहीं चलता। पुलिस में कंप्लेंट तो की है, लेकिन पैसे मिलने मुश्किल ही लगते हैं।
इसके बाद मालिक ने मुझे 10,000 रुपये दिए और कह दिया, कहीं और काम ढूंढ लो। देखो मुझे माफ़ करो, मैं ये काम ज़्यादा समय नहीं कर सकता, मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लगता है। मालिक को मैंने समझाया था कि सारे पैसे मैं लेकर जाया करूँगा, लेकिन मालिक माने ही नहीं थे और उस पूरे दिन मैं बहुत ज़्यादा निराश। रात के वक्त मैं घर आया था और मुझे लगा मेरी किस्मत ही ख़राब है, शायद अब मुझे नया काम ढूंढना होगा, किस्मत को शुरू से आजमाना होगा। वक्त रात के 11 बजे का था। मैं थका हुआ था, इसीलिए मैंने अपनी कुछ समय के लिए आंखें बंद की और आवाज़ आई, हेलो हेलो हेलो। मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगा जैसे कोई फ़ोन में बोल रहा हो, हेलो हेलो हेलो, कौन है, हेलो। सामने से जवाब आया, तेरा बाप, दे जवाब। मैं एकदम से चौकन्ना सा हो गया, हेलो हेलो हेलो, फ़ोन तो नहीं है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जल्दी से मैंने अपना फ़ोन चेक किया, मेरे फ़ोन से ये हेलो हेलो की आवाज़ नहीं आई थी। तब मैं डर गया, कोई मेरे घर के अंदर तो नहीं। मैं अपने घर में चेक करने लगा। मैंने 3 कमरों को चेक किया, वहाँ पर कोई नहीं था। फिर मैं खिड़की से बाहर झांकने लगा, क्या किसी ने बाहर से आवाज़ लगाई। मैं हर तरफ देख कर आ गया। उसके बाद जब मैं बेड पर लेटा हुआ था, मैं हैरान था आखिर मुझे आवाज़ किसने लगाई। मैं फिर से आंखें बंद करना चाहता था और कान में एक और आवाज़ आई, हेलो हेलो, तेरा बाप बोल रहा है, हेलो हेलो। मैं एकदम से उठ गया, जैसे कोई बिल्कुल मेरे कान के पास से बोला हो। कोई बेड के नीचे तो नहीं। अब मैंने पास पड़े डंडे को उठाया, फिर नीचे देखा, बेड के नीचे कोई नहीं था। फिर से मेरे कान में आवाज़ आई, यार मजाक कर रहा था, तू मजाक भी नहीं समझता, मैं इधर ही तो हूँ। मैं एकदम से पीछे मुड़कर देखने लगा, पीछे कोई नहीं। कहाँ से आ रही है ये आवाज़? ये आवाज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो बात करने लगा था, मैं पास ही हूँ तेरे, देख पीछे। जब मैं पीछे मुड़ा, पीछे कोई नहीं। अरे इधर नहीं, इधर इधर, तेरे पीछे। मैं फिर से पीछे मुड़ा, पीछे कोई नहीं। कोई मेरे पीछे से आवाज़ें लगाए जा रहा था और मैं मुड़ मुड़ कर देखना चाहता था कौन है, मुझे नज़र ही नहीं आया। मैं गोल गोल घूमने लगा, जैसे बिल्ली अपनी पूंछ पकड़ने के लिए घूमती है। मैं पूरी तेज़ी से पीछे देखना चाहता था और फिर हंसने की आवाज़ आई, तू जितना चाहे पीछे मुड़ ले, मुझे देख नहीं पाएगा, मैं तेरे पीछे हूँ, जब तू मुड़ेगा मैं तेरे पीछे ही रहूँगा, देख नहीं सकता तू मुझे। मैं घबरा सा गया था। फिर मैं भी बोला, कौन हो तुम, कौन हो तुम, नज़र नहीं आ रहे। फिर वो बोला, यार मजाक कर रहा था, तेरा बाप नहीं हूँ मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मर चुका हूँ, भूत बन चुका हूँ, अब तुझसे चिपक चुका हूँ, अब मुझसे दोस्ती कर ले, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं। भूत का नाम सुनते ही मैंने पैंट गीली कर दी थी। मैं घबरा गया था, मुझे भूतों से हमेशा से डर लगा करता था। अब तो कोई भूत मुझसे चिपक गया और ये कैसे हो गया मैं समझ नहीं पाया। इसके बाद भी वो आवाज़ कान के पास आती रही। मैंने कानों में हाथ रख लिया और वो आवाज़ आना बंद। फिर कुछ समय बाद मैंने हाथ हटाए और मुझे लगा वो भाग गया होगा, लेकिन पास से आवाज़ आई, बस हो गया तेरा, अब चुपचाप बैठ जा, तुझसे बहुत बातें करनी है। मैं उबला पड़ा हूँ, भरा पड़ा हूँ, बहुत बातें हैं मेरे पास, अब मैं चुप करने वाला नहीं, पूरी कहानियाँ सुनाऊंगा, बहुत मज़ा करूंगा, बहुत समय बाद कोई मिला है बात करने के लिए। मैं रोने लगा था, बेड पर ही मैं रोता जा रहा था। मुझ पर भूत का साया आ गया, अब ये मुझे जान से मार देगा, मेरी मौत आज ही हो जाएगी। तभी वो बोला, अबे तुझे किसने कहा मैं तुझे मारने के लिए आया हूँ, तुझसे चिपका हूँ, दोस्त बना लिया तुझे, कोई नुकसान नहीं करूँगा, बेवजह डरे जा रहा है। तब मैं थोड़ा सा शांत हुआ और मैं उससे बात करने लगा था, तू तो भूत है ना, भूत लोगों को मार देते हैं, तू मेरे आस पास है, नज़र भी नहीं आ रहा, तू मुझे मार देगा। वो कहने लगा, अबे भरोसा नहीं है, भूत की ज़बान होती है, भले ही नज़र नहीं आती, लेकिन मान ले ज़बान होती है, और मैं तुझे ज़बान देता हूँ, नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा तुझे, किसी भी तरह की हानि नहीं पहुँचाऊँगा, वादा रहा मेरा, मान गया? मैंने कहा, ठीक है ठीक है। फिर मैंने आंसू पहुँचे और उससे बात करने लगा, तुम मेरे पास कैसे आ गए? वो कहने लगा, मुझे भी नहीं पता ये, मैं तुम्हारे पास कैसे आ गया मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं मर चुका हूँ, मैं एक भूत था जो भटक रहा था, अब तुझसे चिपक गया हूँ,
मुझे तेरी एनर्जी और मेरी एनर्जी जुड़ी हुई महसूस हो रही है। ये कैसे हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तेरे आसपास हूँ। मैं तुझे देख सकता हूँ, तू मुझे देख नहीं सकता। मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। देखना चाहेगा? मैं नहीं देखना चाहता था। मैंने अपनी मुंडी हिला दी थी, नहीं, लेकिन उसने कहा देख, फिर देख, तू देखना चाहता है। मैं जानता हूँ तू देखना चाहता है। सामने पड़ा ग्लास मेरी आंखों के सामने से हवा से उड़ता हुआ मेरे करीब आया और मेरे सामने उसने रख दिया। मेरी उंगलियां हिलने लगी थी, टांगें कांपने लगी थी। पहली बार ऐसा कुछ आंखों से देखा था। पानी से भरा हुआ जग भी मेरे सामने उड़ता हुआ आया, उसने रख दिया। उस जग से पानी भरा उसने और आवाज़ लगाई, पी, पानी पी, देख कितना कमाल है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, देखा तूने? मैं फिर से रोने लगा, ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा, भूत है ये। और तभी मेरे कान के पास से चमाट की आवाज़ आई। मुझे दर्द नहीं हुआ, ये आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने किसी और के चमाट लगाई हो। फिर आवाज़ आई, वादा किया है तुझसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये चमाट की आवाज़, तुझे दर्द भी महसूस हो सकता था, तेरे में इतनी खींच के चमाट मारता। अब ज़बान दी है तुझे, कह तो रहा हूँ मेरी ज़बान तू देख नहीं सकता, लेकिन मान मेरी बात, ज़बान दी है मैंने तुझे, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं अब चुप हुआ। फिर मैं उसे कहने लगा, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे तो चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है, मैं भूतों से बहुत डरता हूँ, चले जाओ यहाँ से। फिर वो कहने लगा, बस ये नहीं कर सकता, जा नहीं सकता, जैसे तुमसे जुड़ गया हूँ, तुम्हारे आसपास रहूँगा, और वैसे भी मुझे एक दोस्त मिला है, मेरी बात सुनेगा, अब तुझसे बहुत सारी बातें करूँगा मैं। वो रात पहली रात थी जब वो मेरा दोस्त बना था। उसकी तरफ से, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, वो मुझे दोस्त मान चुका था, मैंने अभी उसे दोस्त नहीं माना था। मेरे लिए वो खतरनाक भूत ही था जिससे मैं डर रहा था। वो बहुत बातें करता था, पूरी रात बातें करता रहा। क्या करता है तू, कहाँ रहता है? यहीं रहता है, किराए के मकान पर। अभी इतनी उम्र हो गई है, कुछ नहीं कर पाया। कौन सा काम करता है? कितने पैसे मिलते हैं? अच्छा, तांत्रिक पीट के चला गया, कुछ नहीं किया तूने, बस एक कौनी मारी। और तेरे बाल कहाँ गए? सर पे बाल अच्छे होने चाहिए, ये कौन सा हेयर स्टाइल है? इतनी बातें, मेरा सर दर्द करने लगा था। वो मेरे कान के पास ही था, जैसे मेरी पीठ पर बैठा हुआ हो, बस मैं उसे देख नहीं सकता था। मैंने आईने के सामने जाकर भी देखा, वो नज़र ही नहीं आता, बस उसकी आवाज़ सुनाई देती। वो मेरा दोस्त बन गया था उसकी तरफ से, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। उस रात सोने नहीं दिया उसने। जब मैं सोने की कोशिश करता वो बोलना शुरू हो जाता, वो कुछ ना कुछ पूछता रहता, मैं जवाब डर कर देता ही रहता। वो रात सो नहीं पाया और अगले दिन मुझे काम ढूंढना था। वो मुझे नहाते हुए देख रहा था, वो मुझे कहे जा रहा था, अबे साबुन कितना पतला है तेरा, कितना कंजूस है, अबे नया साबुन लेके आ, तुझे बताता हूँ कौन सा अच्छा साबुन होता है। नहाने तक नहीं दिया अकेले उसने। उसके बाद मैं तैयार होके काम ढूंढने के लिए जा रहा था तो वो कहने लगा, अबे छोटी शर्ट वाले, शर्ट तो तेरी बाहर निकली हुई है, अंदर डाल, बेल्ट अच्छे से लगा, ऐसे काम थोड़े ना मिलेगा। अबे शक्ल देख तेरी, बाल अच्छे से तू बनाता नहीं, काम तुझे तभी नहीं मिलता। मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया उसने। मैं काम ढूंढने के लिए जहाँ भी जाता वो मेरा कान खाता रहता। अब काम ढूंढ नहीं पाया और मुझे लगा काम तब मिलेगा जब इससे छुटकारा मिलेगा। अब मैंने ठान लिया, किसी न किसी तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। अब तांत्रिक बाबा ही छुटकारा दिला सकते हैं। मैं पहुंच गया था उन्हीं तांत्रिकों वाले इलाके में। शायद एक तांत्रिक जिसने मुझे लूटने की कोशिश की, मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन मुझे तो इस परेशानी से निजात दिलानी थी। मैं सीधा पहुंचा एक तांत्रिक के पास जिसका नाम बहुत चलता था। उसे मैं कहने लगा, एक भूत है जिसका साया मुझ पर है, वो कह रहा है मुझसे जुड़ चुका है। वो तांत्रिक कहने लगा, जुड़ चुका है, अभी तोड़ देते हैं, मैं तो फेविकॉल का जोड़ भी तोड़ दूं, ये भूत क्या चीज़ है। तब उस भूत ने मेरे कान में कहा था, अच्छा छुटकारा लेने के लिए यहाँ पर आया है, अब इसे मज़े दिखाता हूँ। वो तांत्रिक जो हड़गुम्बा गड़गुम्बा वाले मंत्र पढ़े जा रहा था, आग जलाकर रखी हुई थी उसने और उसमें कुछ ना कुछ डाल रहा था जिससे आग की लपट काफ़ी ऊपर तक जाती। मेरी तरफ घूर के कहता, अब देख उस भूत का क्या हाल होता है। जैसे ही उसने वो बड़ी सी मुट्ठी उस मसाले से भरी, उसके बाद उसने हड़गुम्बा गड़गुम्बा कहकर जो आग में वो मसाला फेंका,
उसके कपड़ों में आग लग गई। वो आग इतनी ऊपर तक गई थी कि ऊपर से थोड़ी सी मुड़ी और अचानक उसके कपड़ों में आग। मेरे सामने वो कपड़े उतार रहा था क्योंकि आग उसे जला रही थी। पूरे कपड़े उतारे उसने और भागकर पीछे वाले तालाब में छलांग लगा दी। वो बिना कपड़ों के उस गंदे नाले में छलांग लगा चुका था और उसके बाद काला रंग हो गया था उसका, पूरी तरह से गंदा। और वहाँ से बाहर आकर कहने लगा, बहुत शातिर है ये, बहुत शातिर है, लेकिन मैं इसका भी बाप हूँ। अभी देखता हूँ क्या करता है ये। 15-20 मिनट तक वो नहाता रहा, फिर कपड़े बदलकर वहीं पर आ गया। अब फिर से हड़गुम्बा गड़गुम्बा वाले मसाले उसमें डाले जा रहा था, लेकिन अब चुटकी से कहे जा रहा था, असर तो उतना ही होगा ना, मुट्ठी भर के नहीं मारूंगा, मेरी भी गलती हो सकती है, आग इसी कारण लग गई। अब उसने काफ़ी समय तक नींबू वहाँ रखे, उसमें सुइयाँ घुसेड़ी और तब वो कहने लगा, आ जा वो, यहाँ वो शक्तियाँ बांधने वाला हूँ, ओ भूत छोड़ दे इसे, कर मुकाबला। उसके बाद मैं खड़ा हो गया था। मैं देख रहा था वो कर क्या रहा है। उस तांत्रिक ने मेरे एक चमाट लगाई, इतनी ज़ोरदार चमाट, मैं नीचे जा गिरा था। फिर वो तांत्रिक कह रहा था, भूत निकालने का यही रास्ता है, तुझसे तो अब भूत निकालता हूँ, देखता हूँ कैसे रुकता है। उसने जैसे ही दूसरी चमाट मारने के लिए हाथ ऊपर की तरफ किया, मैं तो रोने लगा था, इतनी ज़ोरदार चमाट पड़ी थी पहली। लेकिन उस भूत ने जो उसके चमाटे मारी, मैं बता नहीं सकता कितनी ज़ोरदार चमाटें थी। ठश ठश की आवाज़ें आ रही थी और उसकी जो शर्ट थी, एक छाती पर इतनी ज़ोरदार चमाट पड़ी थी, शर्ट फट गई, उस पर उंगलियों के निशान बन गए थे, छाती पर लाल लाल उंगलियों के निशान, मुंह पर लाल लाल उंगलियों के निशान। उसके बाद उसके बालों को पकड़कर जो उस भूत ने उसे घुमाया है, उसके मुंह को वहीं उस आग में घुसेड़ दिया और पूरा मुंह काला कर दिया। फिर उसे खींच कर लेकर गया, दोबारा पीछे वाले उस नाले में फेंक दिया और उस नाले से बड़ी तेज़ी से वो तांत्रिक बाहर आया था। जल्दी जल्दी वो मेरे करीब आया और मेरे करीब आकर मुझे लगा कुछ अलग करने वाला है। तभी उसने हाथ जोड़े और मुझे कहा, तुम जा सकते हो, ये बहुत ताकतवर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके हाथ जुड़े हुए थे, मैं कुछ भी बोलने की कोशिश करता, तांत्रिक कह देता, तुम जा सकते हो बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब उस तांत्रिक की दुकान से मैं बाहर आ गया था और मेरे कान में आवाज़, चमाट मारेगा, चमाट मारेगा। मेरे दोस्त को चमाट मारी उसने, बाकी सब कुछ ठीक था। जब चमाट पड़ी ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने ज़बान दी है, कहा ना तुम्हें नज़र नहीं आएगी मेरी ज़बान, फिर भी मैंने तुम्हें दी है, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगा फिर मैं देख लूँगा उसे। अब इसके बाद मैं समझ नहीं पा रहा था करूँ तो क्या करूँ, लेकिन तांत्रिकों के इलाके में था तो मैंने सोचा किसी और तांत्रिक के पास चलता हूँ। अब एक और तांत्रिक के पास पहुँच गया था मैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोला, मेरे कान में आवाज़ आने लगी, यार समय बर्बाद मत कर, तुझे पहले ही नज़ारा दिखा देता हूँ। अब उस तांत्रिक का वो बाहर वाला दरवाज़ा खोलकर जैसे ही मैं अंदर पहुँचा, वो तांत्रिक खड़ा हो गया और कोई उसके चमाटे मारे जा रहा था। बार बार वो दीवार से टकरा रहा था और कुछ समय बाद वहाँ खड़ा हो गया और कहने लगा, ये क्या था, कौन था भाई, कौन था, नज़र भी नहीं आया। और मेरे कान में हंसने की आवाज़। मैं खुद ही उस तांत्रिक को हाथ जोड़कर कहने लगा, एक भूत का साया है मेरे ऊपर, उसने आपको पीटा है, मुझे निवारण करवाना है। और वो तांत्रिक कहने लगा, ओ भाई चला जा, मुझे निवारण करवाना पड़ जाएगा, ये कैसा भूत है, इसने ट्रेलर ये दिखा दिया, फिल्म कैसी दिखाएगा, तू जा सकता है मेरे भाई, इसे मैं नहीं संभाल सकता। उस तांत्रिक की दुकान से भी बाहर आ गया था मैं। उसके बाद मुझे लगा कोई बड़ा तांत्रिक है यहाँ पर या नहीं। सामने देखा, सबसे बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, 15 मिनट में समाधान। और मैं कहने लगा, अब देख 15 मिनट में तुझे ये भगाएगा। वो बड़ा बोर्ड था, यानी कि अमीर तांत्रिक। मैं सीधा पहुंच गया उसकी दुकान में और दुकान में पहुंचते ही भाग कर मैं उसके पांव पड़ गया। भूत भूत, मुझ पर भूत का साया है, छुड़ा दीजिए, छुड़ा दीजिए। और वो हंसकर कहने लगा, वो बच्चे, डरने की बात नहीं, मेरे दर पे आया है, तू खाली नहीं जाएगा। और इसके बाद मेरे कान में उस भूत की आवाज़ आई, अब देख इसका मैं क्या करता हूँ। पास से उड़ता हुआ डंडा देखा मैंने,
वो तांत्रिक भी मेरे सामने देख रहा था ये क्या हो रहा है। फिर उसने भी हिंज हिंज झा, हिंज हिंज गिंज छा ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ने शुरू किए ना। मैं समझ नहीं पा रहा था ये कौन सी भाषा है। वो डंडा जो घुमा घुमा के उसके ऊपर पड़ा ना, एक डंडा तो पीठ पर, एक उसके पिछवाड़े पर, और उसके बाद जो एक उसके सर पर पड़ा था ना, उसने उसका रोना निकाल दिया था। वो अपने मंत्र पढ़े जा रहा और डंडे घूम घूम कर उसे पढ़े जा रहे। वो कौन सी भाषा बोल रहा था मुझे नहीं पता। जहाँ से वो आया था वैसी ही भाषा बोले जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बांग्लादेशी भाषा बोल रहा हो। उसने तब मेरे पाँव में पड़कर कहा था, देखो मुझे माफ़ कर दो, इसे छुड़ाओ। तब उस भूत ने मेरे कान में कहा था, अब यार किसी तांत्रिक के पास लेकर जाना चाहिए ना, ये तो किसी और देश से आया है, 2 नंबर में यहाँ पर रहता है, ये क्या निपटारा करवाएगा। किसी और बड़े के पास जाओ, मुझे भी तो मज़ा आना चाहिए। तब इतने डंडे मारे थे उसे, इतने डंडे मारे थे कि वो तांत्रिक खुद कहने लगा था, तुम जा सकते हो। तभी मेरे कान में आवाज़ आई, बोलो इसे, इसने कहा था खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। मैंने उस तांत्रिक को कहा, वो भूत कह रहा है खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। तो वो तांत्रिक कहने लगा, अब क्या करूं, मैंने तो ज़्यादा पैसे भी नहीं कमाए, अभी अभी तो यहाँ पर आया हूँ, उधार मांग के काम चला रहा हूँ, मेरा तो आधार कार्ड भी नहीं बना, कहाँ से दूं कुछ मैं तुम्हें। फिर भी मैं उस तांत्रिक की दुकान से 5,000 रुपये लेकर निकला था। मेरे कान में वो भूत बोले जा रहा, देखो बोलने से पहले सोचना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। 5,000 रुपये देकर छूटना पड़ा उसे। चलो अब घर चलो, तुम भी थक गए होंगे, और मैं तो भूत हूँ, मैं थोड़े ना थकता हूँ। अब मुझे पता लग गया था कि मैं इससे छुटकारा पा नहीं सकता। रात के वक्त मैं महसूस करने लगा, अगर ये मेरा दोस्त बनना चाहता है तो इससे दोस्ती करता हूँ ना। दोस्ती करने के बाद मैं इससे कहूँगा कि तुम चुप रहो, और कोई काम होगा तो इससे करवाऊँगा। वैसे भी इसने ज़बान दी है ना जो नज़र नहीं आती। मैं अपने बेड पर लेटा उसे कह रहा था, देखो मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ, बस एक छोटा सा काम करो। उसने कहा, बताओ क्या चाहते हो। मेरे सामने उड़ती हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतलें आ गई थी, और उसने साथ ही कटा हुआ सैलड भी मेरे सामने रखा और कहा, खाओ, क्या खाना चाहते हो, क्या पीना चाहते हो। मेरे दोस्त, तुम्हें पता नहीं है मेरा कितना फ़ायदा है। मैं उसको कहने लगा, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ये सब मैं कर सकता हूँ, बस तुम थोड़ी शांति दे दो। बोलते बहुत हो, थोड़ा कम बोलो, मुझे सोना भी होता है। उसने कहा, अभी सोना है, वक्त क्या हुआ है, 9 तो बजे हैं, 11-12 बजे सोएंगे, बातें करते हैं। मैं हाथ जोड़कर उसको कहने लगा, मेरे भाई चुप कर जा, चुप कर जा, मेरे कान खा रखे हैं तूने। वो कहने लगा, तू ही तो मेरा दोस्त है, कोई मेरी बात नहीं सुनता, बस वो मुझे महसूस कर सकते हैं जैसे इन तांत्रिकों ने किया। अब मैं तुझे वैसा महसूस नहीं करवा सकता, बात तो सुन सकता है ना तू मेरी। देख, तुझसे वादा करता हूँ, 12 बजे तक तुझे सोने दूंगा, 8-9 बजे तक सोते रहना, बोलूँगा तक नहीं, तब तक तो बातें करते हैं ना। मैंने कड़वा घूंट लिया और मैं कहने लगा, ठीक है, बता मुझे अपने बारे में, मैं जानना चाहता हूँ तेरे बारे में। पहले तू बता, किसने तुझे मेरे साथ जोड़ा। वो कहने लगा, ये मैं नहीं जानता, किसी न किसी ने शक्तियों का इस्तेमाल किया जो मैं तुझसे जुड़ गया। याद करने की कोशिश कर, किसी ने जादू टोना किया, कुछ और किया, कोई तेरा दुश्मन जो तुझे मरवाना चाहता हो। वो तो मैं अच्छा हूँ जो तुझसे जुड़ गया हूँ, कोई और होता तुझे मार देता। मैं ये भी सोच रहा था, बात तो इसकी बिल्कुल सही है, ये अगर मारना चाहता तो मुझे मार भी सकता था, बस ये मेरा दोस्त बन गया। जिसने मेरा बुरा करना चाहा उसने उल्टा कर दिया। अब किस्मत है ही मेरी ऐसी, बिना पेंदे की लोटे जैसी, कभी इधर लुढ़क जाती है कभी उधर लुढ़क जाती है। उसने बुरा करना चाहा, मेरा अच्छा हो गया, जो मेरा अच्छा करना चाहता है मेरा बुरा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। अब वो बता नहीं सकता था किसने ये किया, लेकिन मुझे याद करने के लिए कहने लगा। मैं उसको याद करके बताता जा रहा था, ये तांत्रिक थे, मैं वो फाइनेंस का काम किया करता था, पैसे इकट्ठा किया करता था, काफ़ी दुश्मन बन गए थे, सबको लगता था मैं अमीर हूँ। उसने कहा, तभी नकली अंगूठियाँ और गहने पहनकर घूमता था। मैंने कहा, तुझे कैसे पता। वो कहने लगा, मैं जानता हूँ, मैं जान सकता हूँ। वो ड्रॉर के अंदर रखे नकली गहने मैंने देख लिए थे, मुझे लगा तेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन तू पहन कर घूमता है।
मैं जानता हूँ ऐसे फाइनेंस वालों को, जानबूझकर नकली सोना पहनकर घूमते हैं। सबको लगता है बहुत अमीर है, होता ये नकली है। तुझे भी उसने वैसा बनाया ताकि तुझ पर सब शक करें कि तू अमीर है। तुझे तभी फंसाया। तेरी किस्मत इतनी झंड है कि जिसने तुझे फंसाना चाहा वो खुद पिट गया। तेरी किस्मत कमाल है बच्चे। फिर मैंने उससे कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं तो जो हुआ हुआ, जिसने जादू टोना किया किया, अब पता तो चलेगा नहीं, तुम अपने बारे में बता। फिर वो बहुत खुश। अब हुई ना बात, चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं 28 साल का था ना, तब मेरी मौत हो गई थी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे जिंदगी में क्या क्या मिला। देखो, जब मैं 40 साल का हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरे दाढ़ी के बाल सफ़ेद होते जा रहे थे। ये सुनकर मैं एकदम हैरान और उसे टोकने लगा। 40 साल के? अभी तुमने कहा जब तुम 28 साल के थे तुम मर गए थे। तो वो गुस्से में कहने लगा, मैं झूठ नहीं बोलता। जब मैं 28 साल का था, बस 1-2 सेकंड के लिए मर गया था, फिर मैं उठ गया। मैं पूरी बात बता तो लूँ यार, तुम सुनते नहीं। अब उसकी बात मैं सुनने लगा। ठीक है। उसने कहा, देखो, जब मैं 40 साल का था, मेरी दाढ़ी के बाल सफ़ेद आने लगे। सफ़ेद बालों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मैं बहुत ज़्यादा तंग रहा करता था। फिर मैं सोच रहा था अपनी दाढ़ी को डाई कर लूँ। मैंने डाई कर दी। इसके बाद मैं मर गया। 40 साल की उम्र में मैं मर गया। अब उससे और बात बताता हूँ तुम्हें। जब मैं 45 साल का था ना, तब मैं अपने दोस्तों के साथ नहाने जाया करता था। फिर मैं बहुत हैरान, क्या कह रहे हो? अभी तुमने कहा जब तुम 40 साल के थे तब तुम मर गए। तो फिर से वो गुस्से में आकर कहने लगा, पूरी बात सुन लिया करो। जब मैं 40 साल का था, 2-3 सेकंड के लिए मर गया था, जैसे एकदम कोमा में गया, एकदम उठ गया। अब पूरी बात सुनो। जब मैं 45 साल का था ना, तब अपने दोस्तों के साथ नहाने जाया करता था। उसके बाद मैं बस कानों पर हाथ रख कर भगवान को याद करने लगा था। मुझे लगा ये बोलता रहेगा। उसकी बात खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। उसकी बात का ना कोई सर होता था, ना कोई पैर होता था। कहाँ से बात शुरू होती थी और कहाँ पहुँच जाती थी, मैं समझ नहीं पाता था। अब एक रानी की कहानी वो बहुत सुनाया करता था। रानी जो कि उसके मोहल्ले में रहा करती थी। एक बार रानी उसके घर में आ गई और तब उसकी मम्मी ने कहा, तुम्हारी बहन आई है, इसे खाना खिला दो। उसके बाद रानी वहाँ से चली गई। रानी की उम्र 80 साल थी, उससे चला नहीं जा रहा था, तो उसने उसे डंडा दिया ताकि वो चल पाए। जब वो चलकर जा रही थी, सामने से एक बाइक वाला उसकी चेन खींचने लगा। तभी उसने उसकी बाइक पर बैठकर उसे धक्का दे दिया और वो बाइक चलाने लगी। इसके बाद वो बाइक उसने रख ली और वो उस बाइक पर स्कूल जाने लगी। जब उसकी उम्र 18 साल की हुई, तब वो काफ़ी जवान हो चुकी थी। रानी के लिए रिश्ते आ रहे थे, लेकिन एक लड़का बहुत ज़्यादा घमंडी था। उस आदमी की उम्र 35 साल थी, रानी की उम्र 18 साल थी। वो चाहता था रानी से शादी करना। रानी मान नहीं रही थी। रानी ने कहा, 1 साल रुक जाओ, फिर मैं शादी करूंगी, वैसे भी मेरा स्कूल खत्म हो जाए। इसके बाद 1 साल वो आदमी रुका रहा। अब रानी की उम्र 1 साल बाद 40 साल की हो गई थी। तब रानी काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। मैं इस तरह की कहानियाँ सुना करता था। अब क्या ही बताऊँ, वो पता नहीं मुझे पागल करना चाहता था या नहीं, लेकिन उसकी बात का ना कोई सर होता ना कोई पैर होता। एक बार बोलना शुरू करता, उसकी बात खत्म नहीं होती थी। हर रोज़ उसकी नई नई कहानियाँ सुनना, जिसका ना सर होता ना पैर होता। अब मैं ये जान गया था, वो अपना असली सच नहीं बताता। वो कहाँ पैदा हुआ, कब मारा गया, वो कभी बताता ही नहीं था। अपनी कहानियों में वो हज़ारों बार खुद को मार चुका था, लेकिन हर 3-4 सेकंड बाद वो उठकर खड़ा हो जाता। और जब मैं सच में मानने लगता कि तभी उसकी मौत हुई होगी, वो कहानी बदल देता। इस तरह मैंने लगभग 10 दिन निकाले थे और वो 10 दिन 10 जन्मों जैसे थे। बोलता रहता, लेकिन एक काम की चीज़ थी, कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकता था। वो उस पर टूट कर पड़ जाता। रास्ते में मेरी जेब से कोई पैसा तक ना निकाल सकता था। और चेन जो मैं गले में नकली सोने की डालकर घूमता था, उस पर हाथ डालने की कोशिश एक चेन स्नेचर ने की थी। और वो चेन को क्या खींच पाता, उस भूत ने जो उसको उठाकर पटका था, उसका सर 2 हिस्सों में खुल गया था। खून ही खून था वहाँ पर, और 2 लोगों को वहीं उसने पीटा। हर कोई देख रहा था कि मुझे हाथ लगाने के बाद सब पागल क्यों हो जाते हैं। वो भूत था जो सबको परेशान किया करता था।
लगभग 15 दिनों बाद मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, ये मुझे पागल बना देगा, कोई ना कोई समाधान तो करना होगा। अब मैं समाधान के लिए किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो बहुत शक्तिशाली हो। अब एक ऐसा ही शक्तिशाली बाबा हमारे इस शहर से बाहर रहा करता था। उसकी बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी मैंने। मैं कई बार कई लोगों से ये सुन चुका था कि वो मरकर जिंदा हो गया था। एक बार उसने अपनी बलि खुद दी थी। उसने अपनी सांस रोकी और तब तक रोके रखी जब तक वो मर नहीं गया। जब उसकी लाश को जलाया जाना था तब वो उठकर खड़ा हो गया। ऐसा वो कई बार किया करता था और वो बाबा किसी की भी जानकारी बता दिया करता था। वो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की जानकारी रखता था और मुझे लगा वो बाबा मुझे निजात दिला सकता है इस भूत से। मैं सीधा पहुंच गया उस बाबा के पास और दूर से मुझे देखकर वो बाबा हंसने लगा। वाह 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 वाह, 2 लोग आ रहे हैं, दिख एक रहा है, कमाल ही हो गई। मैं उसके पास गया क्योंकि कई बाबाओं से मैं धोखा खा चुका था, यकीन उस पर भी नहीं था। मैं घूर कर उसे देखे जा रहा और कान में वो भूत मुझे कहे जा रहा, ये कोई कमाल की आइटम लगती है, ये पहले ही मुझे देखता आ रहा है। मैं किसी को नज़र नहीं आता लेकिन इसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई हैं। मेरे सर के ऊपर वो बाबा कहीं देखे जा रहा था और वो भूत बार बार मुझे कहे जा रहा कि मैं जिस दिशा में थोड़ा घूमता हूँ ये उस तरफ देखने लगता है, क्या इसे मैं नज़र आ रहा हूँ? इसके बाद वो बाबा मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था, बल्कि उसने खुद ही सब कुछ कह दिया। भूत चिपका है, तांत्रिकों से छुटकारा नहीं हुआ, कान खा जाता है बोल बोल कर। मरने से पहले तुम चाहते हो कि इससे निपटारा मिल जाए, मिल जाएगा। जैसे ये तुमसे चिपका है, बस उधार मैं खुद के पास ले लूँगा और इसे पकड़े रखूँगा। मैं उस बाबा के पाँव पड़ गया। बाबा जी इसे ले लो, इसे ले लो बाबा जी। और मेरे कान में आवाज़ आई उस भूत की, ओ कमीने दोस्त, तूने मुझे दोस्त माना था, अब दोस्तों को कोई उधार देता है। मैं हल्की सी आवाज़ में बोला, दोस्त है ना, थोड़ा इसकी भी मदद कर दे, चला जा इसके पास। वो रोती हुई आवाज़ में कहने लगा था, दोस्त मिला मुझे, एक दोस्त, वो भी गद्दार, ठीक है चला जाता हूँ इसके पास। इसके बाद मेरे कान में कोई आवाज़ नहीं आई और वो बाबा अपने आप से बात करने लगा था। तब उस बाबा ने मुझे देखकर कहा, भूत मेरे पास आ गया। मैं 3 बार कर्ण पिशाचनी को साध चुका हूँ, उसके बाद मैंने उन्हें आज़ाद कर दिया। अब ये भी कोई कान में बोलने वाला भूत लगता है। अब ये मेरी पीठ के पीछे आ चुका है, ये मुझसे जुड़ चुका है, लेकिन कुछ समय के लिए, तब तक मैं निपटारा कर दूंगा। अब तू जा सकता है, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं बहुत खुश, आखिरकार एक बाबा ने निपटारा दिला ही दिया। जब मैं घर पहुंचा था उस रात कितनी शांति की नींद आई थी। मैं 9 बजे ही सो गया था। मैं याद कर रहा था उस भूत की कहानियों को और हंसे जा रहा था। जब परेशानी टल जाती है, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, आप हंसने लगते हैं। मैं हंस हंस कर सोया था और अगली सुबह मेरे घर का दरवाज़ा 7 बजे खटखटाना शुरू हो गया। ठक 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 ठक, कोई बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खटखटा रहा था। कौन है, कौन है? जल्दी से मैं उठकर गया और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, हाथ जोड़े हुए वो बाबा सामने खड़ा था और सामने खड़ा होकर कहने लगा, ले जा इसे, ले जा इसे। कर्ण पिशाचिनी भी इतना नहीं बोलती जितना ये बोलता है। 1000 कुत्ते मरे होंगे तब ये पैदा हुआ था और 1000 कुत्ते मरे होंगे तब ये मरा था। इसकी ज़बान बंद नहीं होती। क्या बोलता है? मुझे मार देगा ये बोल बोल कर। ले जा इसे। मैं अब उस बाबा से पीछा छुड़ाना चाहता था। कौन हो आप? मैं नहीं जानता आपको, मैं नहीं जानता। कौन सा भूत, कौन सी कर्ण पिशाचनी? मैं नहीं जानता आपको। मैं दरवाज़ा लगाने ही वाला था, जल्दी से उसने दरवाज़ा खोला और मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगा, ले अपना वरदान वापस ले। और तभी मेरे कान में आवाज़ आना शुरू, हे दोस्त, अकेला रह गया ना? कल रात अकेला सोया ना? कितना याद किया मैंने तुझे, अकेलेपन में रात गुजार ली तूने। उसकी आवाज़ कान में आना शुरू हुई और मैं घुटनों पर आ गया। इसके बाद बाबा मुझे देखे जा रहा था और बाबा को हाथ जोड़कर मैं कहने लगा, मुझे मार क्यों नहीं देते? मार दो मुझे। ये क्यों दे दिया फिर से मुझे? आप संभाल भी लेते। आपने कर्ण पिशाचनी को अपने पास रखा था, इसे भी रख लेते। तो वो बाबा कहने लगा, कर्ण पिशाचनी, भूतनी, वो इतनी शक्तिशाली होती है कि आपको मार तक सकती है।
लेकिन इतना नहीं तड़पाती जितना ये तड़पाता है। क्या क्या करता है, कितना परेशान करता है, बोलता रहता है। इसे बांधा नहीं जा सकता, इसकी शक्ति मेरे काबू में नहीं है। ये तुझसे जुड़ा हुआ है और मैं तुझे एक गांव भेजता हूँ। उस गांव में इसकी लाश है और उस गांव में इसकी सच्ची कहानी है। वहाँ पता करो कौन है ये, तुमसे कैसे चिपका, किसने तुम्हारे पीछे भेजा, उसके बाद तुम्हें निजात मिलेगी। अब वो बाबा गांव का नाम बताकर जा चुके थे। कुछ नहीं बताया मुझे वहाँ पर क्या क्या करना होगा। अब मैं रोता रोता उसकी बातें सुनता रहा। वो फिर से कहानियाँ सुनाना शुरू हो गया था। उनके गांव में एक रानी रहा करती थी। रानी घर में आई थी सामान लेने। फिर से रानी की कहानियाँ शुरू कर दी थी उसने। जब मैं उस गांव में पहुंचा, मेरे कान में उस भूत की आवाज़ भी आई थी। ये गांव देखा देखा क्यों लगता है मुझे, क्यों देखा देखा लगता है, पहचाना पहचाना सा। मैं उसको पूछने लगा, तुम बताओ। उस बाबा ने बताया ये तुम्हारा गांव है। फिर वो भूत कहने लगा, मेरा गांव? हाँ मेरा गांव। यहाँ पर तो मैं बचपन में रहा करता था ना, तभी कहूँ देखा देखा लगता है। और वो पीछे, मंदिर के पीछे, वहाँ कुछ पहचान वाली जगह है मेरी। अब वो भूत को भी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। तब उसने बताया कि मरने के बाद कुछ याद नहीं रहता। जो आपकी इच्छाएं हैं वो अधूरी रह जाती हैं, जो अंदर तड़प बन जाती हैं, लेकिन यादें निकल जाती हैं। जिंदगी की कुछ बातें याद रहती हैं, बाकी कैसे अंत हुआ वो भूल जाता है। अब जाकर उस कमीने ने ये बताया और मैं उस पर गुस्सा था कि वो जो रानी की कहानियां सुनाया करता था, बाकी कहानियां सुनाया करता था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चिढ़कर अब आगे पहुंच गया था और वहां जाकर मैं पता करना चाहता था कौन है वो भूत जो मुझसे चिपका हुआ है। लेकिन उसका नाम तक पता नहीं मुझे। फिर मैं पूरे गांव में कुत्ते की तरह घूमा था। हर एक घर के बाहर जाकर उसे कहता, पहचान लिया घर? वो कहता, नहीं, ये तो नया बना लगता है। एक एक घर देखा और जब उस गांव के पीछे शहर का वो कॉलोनी वाला हिस्सा था, वहाँ बड़ा सा अनाथ आश्रम दिखा। उसे देखते ही वो कहने लगा, ये तो अपना है, ये अपना है। यहाँ था मैं यहाँ था, यहाँ रहा करता था। मैं चाय पिया करता था। मेरी उम्र 40 साल थी। यहाँ था मैं। और अब जाकर पता चला वो यहाँ रहता था। तो मैंने पूछताछ शुरू कर दी थी वहाँ लोगों से, कौन था जो इस अनाथ आश्रम में रहा करता था 40 साल का। और एक कहानी जब मुझे पता चली तो सब कुछ सामने आ गया। इसका नाम विशाल था, जो यहाँ पर अनाथ आश्रम चलाया करता था। ये काफ़ी अच्छा था, बस बोलता बहुत ज़्यादा था। इसने यहाँ पर कई बच्चों को रखा हुआ था जो शहर में अनाथ थे, जो भिखारी बनाए गए थे। उसने इन बच्चों को पाला पोसा, यहाँ पर उनका पालन पोषण किया। ये जो कमाता बच्चों को खिलाता। लेकिन अच्छे लोगों के पीछे बुरे लोग तो पड़े ही होते हैं। वो लोग जो यहाँ पर भिखारी बच्चों को लाया करते थे, दूर दूर से उठा लिया करते बच्चों को, उन्हें भिखारी बनाते और उनसे पैसे कमाते। जब अनाथ आश्रम का पता उन्हें लगा तो उन्होंने अनाथ आश्रम को हड़पना चाहा। अब विशाल उसे बेचना नहीं चाहता था, तो उन्होंने विशाल को मार दिया। विशाल को मारकर इसी जगह के पीछे कहीं फेंका। उसकी लाश किसी को नहीं मिली। और अब ये जानकारी मिलने के बाद मैं ये सोच रहा था इससे छुटकारा कैसे पाऊं। इसी के साथ ये बातें अब उस भूत के कानों में पड़ गई थी। उसे याद आ गया था उसका जीवन, और वो मुझे कह रहा, वो बच्चे अनाथ है ना, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। मैं भी अनाथ था ना, बहुत भटका, दर दर भटका, बहुत गालियाँ खाई मैंने। लेकिन बड़ा होकर मैं काफ़ी पैसे कमाने लगा। अनाथ आश्रम खोला था मैंने बच्चों के लिए। किसी को गरीब रहने नहीं देना चाहता था। लेकिन मुसीबत मुझ पर आई और पता नहीं कैसे मार गए मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। अब तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैं उसको कहने लगा, ओ भाई तू मर चुका है तो और नहीं मरेगा, लेकिन वो मुझे मार देंगे तो दोनों भूत क्या किया करेंगे, बातें करेंगे। तो उस भूत ने कहा था, मर गया हूँ, अब बहुत शक्तिशाली बन गया हूँ, देखता जा मैं करता क्या हूँ।
तू यहाँ पे कोई घर वर ले ले, यहाँ इस कॉलोनी में, इस गांव में कोई घर ले तू। मैं अब पीछे उस गांव में पहुँच गया था। वहाँ एक किराए का घर लिया। अब आपको बताता हूँ ये जगह कौन सी थी। इस जगह का नाम था शांति नगर, लेकिन यहाँ ज़रा भी शांति नहीं थी। यहाँ 50 से 70 साल की बूढ़ी औरतें घर के बाहर कुर्सियाँ डालकर धूप सेका करती और इतना बोला करती जितना ये भूत भी नहीं बोलता। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जाने वाले हो, कपड़े क्या पहने हैं, छोटे पहने हैं, बड़े पहने हैं, इतना बोला करती थी, इतना बोला करती थी। मैं बार बार इस भूत को कहता, इसका गला दबा दे, इस ज़्यादा बूढ़ी वाली की गला दबा दे। वो कहता नहीं, ये ज़्यादा बुरा हो जाएगा, तू कहे तो तुझे उड़ाकर थोड़ा दूर ले जाता हूँ। अब वो भूत उन बुढ़िया को पीटने भी नहीं देता था। शांति नगर था वो, लेकिन शांति ज़रा भी नहीं। जो किराए का मकान मैंने लिया था वहाँ और भी ज़्यादा अशांति थी। वो बूढ़ी औरतें इतनी ज़्यादा चुगलियाँ किया करती, किसी न किसी की चुगली करती रहती। उसकी बेटी थी जो किसी के साथ भाग गई। अब वो बेटी भागकर नई शादी करना चाहती थी। उसके बाद उसका नया बॉयफ्रेंड बना, उसके एक बच्चा हो गया, अब वो बच्चा भी भाग गया। ऐसी कहानियाँ सुन सुनकर मैं तंग आ गया था और बाकी बचा काम वो भूत कर देता। जब वो बोलना शुरू करता, उन बुढ़िया की आवाज़ें भी सुनाई नहीं देती। दूसरे ही दिन मैंने हाथ जोड़कर उस भूत को कहा था, जो करना है जल्दी कर, मुझे यहाँ से निकाल। अगले ही दिन उस भूत ने जो कमाल दिखाना शुरू किया ना, उस अनाथ आश्रम पर जितने भी लोग कब्जा करना चाहते थे उन सबको जो पीटना शुरू किया। अब वो पूरी गैंग चलाने वाले जो बच्चों को संभाला करते थे, कोई उनसे झगड़ा तक नहीं करना चाहता था। ये भूत मुझे घसीट कर वहाँ पर ले जाता और 30-30 लोगों को अकेले पीटता, छत पर लटका देता, उल्टा लटका देता, उनके पाँव को फांसी दे देता। अब उल्टी टांग लटकी हुई वहाँ बार बार पुलिस वाले आया करते और पुलिस वालों को वहाँ पहुँचाने के लिए मुझसे कंप्लेंट करवाई उसने। पुलिस वालों के छापे इतने ज़्यादा पड़े कि पूरी की पूरी गैंग पकड़वाई गई, जो ज़मीन पर झुककर खुद कह रहे थे हमें ले जाओ, हम पागल हो जाएंगे। वो भूत बार बार उन्हें पीटा करता था, भागने नहीं दिया करता था। अनाथ आश्रम में 7 दिन पिटाई की थी उसने और खुद वो जेल जाना चाहते थे। पूरी की पूरी गैंग को बड़ी जल्दी ख़त्म कर दिया उसने। इस तरह अनाथ आश्रम खाली कर दिया था और उस अनाथ आश्रम को मुझे चलाने के लिए कहा था उसने। लेकिन इस भूत से छुटकारा कैसे पाना है अब तक समझ नहीं पा रहा था मैं। यहाँ पर अनाथ आश्रम में उन सब बच्चों को लाया जो भिखारी बने हुए थे, उनका इस्तेमाल वैसे होता था और यहाँ उनकी शिक्षा का खर्च मैं करने लगा क्योंकि गांव वाले मेरी मदद कर रहे थे। अब किस्मत मेरी ऐसी पलटी कि ये काम सबसे अच्छा लग रहा था और जब ये बात न्यूज़ वालों को पता लगी, मेरी तारीफ़ों के पुल बांध दिए गए। अब इतने लोग मुझसे मिलने आते कि मेरा सिर्फ नाम ही रोशन नहीं था, सच में मैं भी रोशन हो गया था। मेरे घर वालों को जब ये बात पता चली ना, वो सबसे ज़्यादा खुश थे और मेरे पिता ने मुझे गले से लगा कर कहा था, तुम्हें पता है तुम्हारे दादा ने तुम्हारा नाम रोशन क्यों रखा था? क्योंकि उन्हें पता था एक दिन तुम कोई इतना बड़ा काम करोगे। अब वो भूत भी बहुत शांत हो गया था, वो खुश था। वहाँ वो बहुत ज़्यादा खुश रहता और मुझसे अलग भी हो जाता। लेकिन वो हमेशा कहता, कोई चीज़ है जो हमें जोड़े हुए है, तुम्हें वो पता लगानी होगी, कौन है जो तुम्हें मारना चाहता था। उस गांव में कुछ ही दिन बाद मुझे एक तांत्रिक नज़र आया। ये वो तांत्रिक था जो वहाँ उस शहर में अपनी दुकान चलाया करता था। इसे कहा जाता था सुंडी तांत्रिक, क्योंकि उसके सर पर बाल नहीं थे, बस माथे पर 2 बड़े बड़े मस्से। वो बिल्कुल गंजा सुंडी जैसा लगता था। अब उसे देखते ही मुझे लगा उस दिन जो कंबल सा उड़ा हुआ था, जिसने मुंह ढका हुआ था, इसके पाँव में भी वैसे ही कंगन, इसके भी वैसे ही गंदे पाँव। मैंने भूत को ज़रा सा इशारा किया और उसने उसे उठा कर 2-3 बार हल्क की तरह पटका और वो सब कुछ उगल गया। वो मुझे लूटने के लिए आया था उस दिन। उसके हाथ में कुछ ना लगा तो मेरे सर से बाल ही खींच लिए। अब उसने उन बालों को एक कब्रिस्तान के अंदर खुदाई करके एक लाश के साथ बांधा था ताकि उस लाश का प्रेत मुझे मार देता। मुझसे वो बदला लेना चाहता था, लेकिन उसने
मेरे लिए वो भूत को बुला दिया था जो मेरा दोस्त बन गया। अब उस भूत से अगले 5 दिनों तक उस तांत्रिक को इतना पिटवाया कि वो सुंडी तांत्रिक पिचकी हुई सुंडी बन गया था। पता नहीं क्यों उस भूत से लगाव सा हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा को शांति तो दिलानी ही थी ना। जो काम उसका अधूरा था वो अब मैं करने लगा था। अनाथ आश्रम को मैं चलाने लगा था। उसकी बातों से पक गया था, इसीलिए उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उस कब्रिस्तान से लाश को निकालकर उसका अंतिम संस्कार करवाया गया था। फिर वो भूत कभी मेरे कान में कोई आवाज़ नहीं लगा पाया। मैं उससे छुटकारा पा चुका था। अब अपनी ज़िंदगी मैं जीने लगा था। अब मुझे लगा कि कई काम मैं कर पा रहा हूँ, इज्जत बना चुका हूँ, पैसे कमा चुका हूँ, क्यों ना एक राइटर बन जाऊँ। इस तरह मेरी ज़िंदगी अच्छी चलने लगी और मैं अब एक कहानी लिख रहा हूँ। वो कहानी शायद सबको पसंद आएगी। उस कहानी का पात्र है एक लड़की, रानी, जो गांव में रहा करती थी। उसकी उम्र 40 साल थी और वो मेरे घर आई थी। आगे की कहानी आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा।